बिहार इलेक्शन के अंदर हमने काफी पहलू देखे। आपने देखा कि कैसे ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी को टक्कर दे दी। जी हाँ, कहाँ ओवैसी की पार्टी एआईएमआई ने 5 सीट्स ली, दूसरी ओर कांग्रेस की बस 6 सीट आई। तेजस्वी यादव की आरजेडी सिर्फ 25 से लेके 30 सीट के बीच में रह गई और बीजेपी इंडिविजुअली इतने ऊपर चली गई कि मतलब कोई बात ही नहीं बची। जेडीयू ने भी अच्छा परफॉर्म किया। नीतीश कुमार के कैंपेनिंग में ना होने के बावजूद भी ऑपोजिशन ने उन्हें इतने बार बोला कि मानसिक रूप से वो सही नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बिहार की जनता ने अपनी 20 साल पुरानी लॉयल्टी दिखाई नीतीश कुमार के लिए और उनको फिर से जितवाया, जिसके लिए उन्हें एक्चुअल में इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। उनकी जो पुराना विश्वास था, काम था, चीजें थी, जिस तरीके से उन्होंने बिहार के लोगों को लालू के जंगल वार से बाहर निकाल के लाया था, जिस तरीके से बिहार के जो ब्राह्मण, भूमिया, ठाकुर, लाला, इन सब लोगों पे जो अत्याचार इतने सालों से हो रहा था, और तो और बिहार की जनता का चारा भी बचाया खैर नीतीश कुमार ने। इस वजह से लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया। बिहार इलेक्शन में अलग अलग फेजेस थे। अनंत सिंह जेल में बंद थे और उन्होंने पूरी की पूरी सोच के रखी थी कि कितनी ज्यादा हमें वोट्स आएंगी, और विश्वास ना करिए उससे ज्यादा ही उनको वोट मिले। उनका जो हुड़दंग अंदाज है, उन्होंने इतनी कैंपेनिंग भी नहीं की, पर छोटे सरकार कहते हैं उन्हें खैर बिहार के अंदर। उसके बावजूद भी उनका जो पूरा का पूरा कार्यकाल था, काम था, उससे जनता इतनी इंप्रेस थी ऑलरेडी। और तो और जिस हिसाब से वो यूथ सेंसेशन बन गए, उनकी मीम चल रही थी, उनकी बातें, उनकी हर जगह सोचिए वो इंसान जेल में था, उसके बावजूद भी उसके वोट बैंक में कोई कमी नहीं आई। दूसरी ओर हमने देखा कि कैसे मैथिली ठाकुर मिथिला से जीत गई और उन्होंने बोला है अब कि अली नगर को आदर्श नगर, सीता नगर, मैथिली नगर, ये कुछ ऐसा बनाएंगी जहां पे, क्योंकि वहां पे उन्होंने रामायण का कोई पार्ट पढ़ाया है, कोई चीजें की हैं कि उनका कि वो जगह जो है वो इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने अलग अलग फेजेस देखे। वहीं राहुल गांधी का एज सच कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, जिसके बाद से काफी चीजें ऊपर नीचे हो गई। पर आपको क्या लगता है सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जिसकी चीजें ऊपर नीचे हो गई? यहाँ पे सबसे बड़ा सैलाब अगर इस बिहार इलेक्शन ने किसी की जीवन में लेकर आया है, तो वो है आरजेडी। जी हाँ, आरजेडी की जो पार्टी है वो पूरी तरीके से टूटते हुए दिखाई दे रही है इस मिनट। भले उन्होंने ऑपोजिशन में 25 से ऊपर सीट्स ले ली हैं, पर फिर भी बहुत कम है। पिछली बार तो करीबन 70 से 80 सीट्स आई थी, इस बार तो और नीचे चले गए हैं ये लोग। 25 से 30 सीट्स क्या ही होती हैं ऑपोजिशन के अंदर, आप मुझे ये बता दीजिए। कैसे कैसे आप एक अच्छा विकसित या बहुमत में अपना ऑपोजिशन भी बना पाएंगे बिहार के अंदर? लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जब पार्टी से ये सवाल पूछा कि अरे आरजेडी इस तरीके से हार क्यों रही है, अपने बड़े भैया या फिर मैं बोलूं अपने भाई से, तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो इलेक्शन के अंदर, तुम्हारी चाणक्यगिरी क्यों नहीं काम कर रही है, पार्टी गिरती ही जा रही है, तब लालू प्रसाद यादव की बेटी को सिर्फ और सिर्फ गाली देकर नहीं भगाया गया, बल्कि गाली दिया गया, क्रिटिसाइज किया गया, और ये तक रिपोर्ट्स है कि उसको मारा भी गया। जी हाँ, शॉक हो गए ना आप? ये वही रोहिणी आचार्य है जो डॉक्टर हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स लास्ट ईयर ज्वाइन की थी 2024 में, और इन्होंने ही अपने बाप लालू प्रसाद यादव को एक किडनी दी थी, जिसके बाद से ये पूरी सेंसेशन बन गई थी, बाप बेटी का प्यार और ये सब कुछ। और उसी बाप ने आज कुछ भी नहीं कहा। तेजस्वी यादव के जो राइट हैंड्स हैं, एक पहला संजीव यादव, दूसरा रमीज, इन दोनों की मिली भगत ने रोहिणी आचार्य को पार्टी से धकेल कर बाहर निकाल दिया। जी हाँ, जबकि अभी रोहिणी आचार्य का ट्विटर पर या फिर मैं बोलूं एक्स पर पूरी ट्वीट आई, जहां पे वो बोल रही हैं कि वो पार्टी को क्विट कर रही हैं, वो पॉलिटिक्स छोड़ रही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कि ये जो दो लोग हैं, संजीव
और साथ ही साथ रमीज, इन दोनों की वजह से आज पार्टी गिरती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में कुछ बना तो पाए नहीं, पर वो पार्टी को वीक जरूर कर रहे हैं, चीजें खराब जरूर हो रही हैं। सोचिए, एक बहन को अपनी ही पार्टी छोड़ने पड़ी और उनके जो पिताश्री हैं वो उस पर कुछ कह नहीं रही है, उनकी जो माँ है वो कुछ कह नहीं रही है, उनके भाई ने उनको ही धक्का निकाल के बाहर फेंक दिया। तो आप समझ लीजिए कि सियासत कितनी बुरी चीज है। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ भी सिमिलर चीज की। 2007 में पॉलिटिकल अलायंस के थ्रू उनकी शादी करा दी। शादी में ना प्यार था ना संबंध था इतना ज्यादा। तेज प्रताप यादव को कभी इतना खुशी हुई नहीं उस शादी के अंदर। उन वो फिर लेटर जाके मिले अपनी महबूबा से, जहां पे उनको इश्क हुआ, और उसके बाद से जब उन्होंने ऑफिशियली वो फोटो पोस्ट कर दी तो लालू प्रसाद यादव एकदम चिढ़ गए। उन्होंने उनको पार्टी से, प्रॉपर्टी से, हर चीज से बाहर निकाल दिया। अब उनके पास बचे थे सिर्फ दो लोग, पहला रोहिणी आचार्य, दूसरा तेजस्वी यादव। लेकिन अब रोहिणी आचार्य भी एग्जिट कर रही हैं। लालू प्रसाद यादव की नीयत आप समझ रहे हैं कि पूरे के पूरे पार्टी में सियासत में रहने के लिए उन्होंने कितने लोगों का बलिदान दिया है, अपने ही परिवार के लोगों का बलिदान दिया है। और तेजस्वी यादव भी अभी तक इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि वही एक चिराग बजे हैं आरजेडी के। अगर वो भी चले गए तो आरजेडी की जो मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी। अब लालू प्रसाद यादव इस उम्र में तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, जहां पे वो, आपने देखा था उनकी हालत कितनी खराब थी, व्हील चेयर पे कोर्ट रूम में जा रहे थे, इतने स्कैम के अंडर फंसे हुए हैं, इतना करप्शन रेट उन पे चल रहा है। इसके बीच में आप सोचिए पार्टी का ये हाल था, जैसे तैसे करके 25 से 30 सीट लेकर आई थी तेजस्वी यादव ने, और अब उसके बावजूद भी उनकी खुद की बहन पार्टी छोड़ के जा रही है। लेकिन इसमें एक और चीज ट्विस्ट है यहाँ पे, एक जरा सा हमें लगा था कि ऑपोजिशन इस पे बहुत ही गंदा रिएक्ट करेगी या पार्टी को क्रिटिसाइज करेगी या तेजस्वी यादव के बारे में बोलेगी। पर मैं आपको बताऊं एक्चुअल में क्या हुआ। बीजेपी के जो बिहार में पूरे लीडर्स हैं, उन लोगों ने यही बोला कि ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, भाई बहन का रिश्ता मत खराब करो, आपस में सुलह कर लो, पार्टी बहुत वीक हो जाएगी इससे। आप समझ रहे हैं, एक तरीके से हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो इसे कंपटीशन की तरह ले सकते थे और साथ ही साथ ये सोच सकते थे कि मतलब यहाँ पे जो मतभेद है इसका फायदा उठाते हैं, पार्टी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर उन्होंने यही किया। खैर जीत तो बीजेपी को मिल ही गई, तो ऑब्वियसली उनका तो कुछ जा ही नहीं रहा था, पर वे चाहते थे कि भाई बहन का रिश्ता रह जाए। वैसे भी लालू प्रसाद यादव की फैमिली पूरी तरीके से टूटती ही जा रही है, अपने ईगो के अंदर आके, सियासत की लालच में आके जिस तरीके से चारा चुराया था, अब उसी तरीके से अपने परिवार को भी टूटते हुए देख रहे हैं। और उस आदमी को जरा सा भी शिकवा नहीं है, बस सीट चाहिए। ऐसा होता है सियासत का लालच, जो आज लालू प्रसाद यादव ने दिखा दिया है। और तेजस्वी यादव जिस हिसाब से अपने पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो टूटती ही जा रही है, पार्टी के अंदर विभाजन ही होता जा रहा है, और साथ ही साथ इनको जोड़ने के लिए कोई भी नहीं आता है। क्योंकि तेजस्वी यादव का एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जैसे इलेक्शन आएगा, भागना, दौड़ना, युवाओं को उल्लू बनाना, बिहार की जनता को अलग अलग वादे करना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, और उनको ये भी बताना कि मेरे पास डेटा है, स्टैट्स है, मेरी टीम के मेंबर्स हैं जो ये कर देंगे। लेकिन एंड में जब वो कुछ बन जाते, जब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कौन सा ही बहुत काम कर दिया था, तब कौन सी जॉब्स दे दी थी। इस बार उन्होंने बोला था इस इलेक्शन में कि 1 करोड़ जॉब्स देंगे, पर जब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने बोला था मैं 10 लाख जॉब दूंगा, और कितना दिए थे, 1 लाख से 2 लाख, इससे भी कम था नंबर और आंकड़ा। उसके बावजूद भी खैर उनके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता है कि वो एक और बार वादा कर सकते हैं। कैसे, और ऑब्वियस सी बात है, अब जब उनके पिताजी पे इतना बड़ा केस चल रहा था, चेहरे पे कोई शिकंज के बिना इतनी अच्छी कैंपेन उन्होंने कर ली कि मतलब बताइए, प्रशांत किशोर जो किंग मेकर थे उनसे भी अच्छी कैंपेन करके तेजस्वी यादव ने दिखा दी और उनसे ज्यादा सीट लेकर आ गए, तो फिर क्या सोचिए आप, तो उस आदमी को जरा सा भी फर्क पड़ेगा। खैर, लेकिन अब रोहिणी आचार्य के जाने के बाद से आरजेडी की जो पूरी सत्ता है, चीजें हैं, उसके अंदर विभाजन होते जा रहे हैं। ये टाइम है कि बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर आरजेडी की जो पावर है वो धीरे धीरे चलती जाएगी। पर दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज है, भले ही उसने इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर ऐसे बहुत सी बार हुआ है कि पार्टीज ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, पर लेटर धीरे धीरे बनते बनते वो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह
आए थे, पर क्या पता ब्रह्मास्त्र की तरह जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जहाँ आरजेडी की पावर कम हो रही है, वहाँ पे जनस्वराज फील्ड में अगर जाके और काम करेगा और इम्पैक्ट बनाने की कोशिश करेगा, तो क्या पता ऑपोजिशन में नेक्स्ट बिहार इलेक्शन की आरजेडी की जगह जनस्वराज एनडीए अलायंस के सामने खड़ा रहे। तो इन सब चीजों में देखते हैं कि अभी तो खैर बिहार इलेक्शन खत्म हुआ है, नई सत्ता बनी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि सत्ता के एंड तक कौन कौन सी पार्टीज रह जाती हैं और कौन कौन सी चीजों के अंदर विभाजन होने से बच जाता है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप सारे करंट न्यूज से अपडेटेड रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।